हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आपके जो बोर्ड पेपर की बात करें तो बिल्कुल ही समीप। अब तो बस ये कह सकते हैं कि घंटों के समय बचे हुए, घंटे में अगर हम तुलना करें तो बहुत ही कम समय रह गया है। तैयारी भी बिल्कुल ठीक ठाक हुई होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसी चीज को देखते हुए, बोर्ड पेपर को देखते हुए, आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर की बात करें जो पुष्प से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो पुष्प की संरचना और पुष्प में जो जनन क्रिया होती है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है कक्षा 12 की। हालांकि इसका कुछ एक पार्ट कक्षा 10 में भी है, तो आप कक्षा 10 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी लाभदायक है, और 12 वालों के लिए तो है ही। तो आज हम पुष्प के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं आज का अपना जो ये टॉपिक है, ठीक है, पुष्प की संरचना। तो आपको यहां पर एक पुष्प की संरचना दिख रही होगी। इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ अंग हैं जिनके बारे में हमको आज अभी समझना है कि इसमें भाई कौन सा। देखिए, पुष्प में नर जननांग, नर जनन अंग की बात करें, ठीक है, तो ये अलग होंगे। और अगर मादा जननांग की बात करें तो ये अलग होंगे, ठीक है। पुष्प एक ही हो सकता है, पुष्प एक ही हो सकता है, लेकिन इसके जो अंग होंगे वो अलग अलग होंगे। तो हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहां पे आपका पुष्पासन हो जाएगा। और यहां पर एक संरचना हमने बना रखी है, इस वाली संरचना को, ठीक है, ये जो संरचना बनी हुई है इसे पुष्प का बाह्य दल कहा जाता है, ठीक है। क्या होगा ये? पुष्प का बाह्य दल, जो बिल्कुल हरे रंग का होता है। ये जो बाह्य दल है हरे रंग का है, तो इसको क्या कहेंगे? पुष्प का बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। इसे हम पुष्प का बाह्य दल कहते हैं। इसके बाद एक संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है, कौन सा है? वहां पर उसके बगल में अंडाशय, ठीक है। कौन सी संरचना है? अंडाशय है। अंडाशय क्या होगा? ये आपका, यहां से अगर हम बात करें, यहां से लगा के यहां तक, ये क्या है? ये आपका अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। इसे अंडाशय कहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पुष्प की जो ये पूरी जो संरचना दिख रही है, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, इसमें 3 पार्टों में ये पूरा बांटा गया है। यहां से लेके यहां तक की संरचना को क्या कहते हैं? वर्तिका कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? वर्तिका कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? वर्तिका है। समझ में बात? इसे क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। ये क्या है? बाह्य दल है, ठीक। उसके बाद यहां से यहां तक की जो संरचना होगी इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो ऊपर वाली संरचना है, ये वाली संरचना की अगर बात करें तो इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक है। और इस पूरी संरचना की अगर बात करें तो ये आपका स्त्री केसर कहलाएगा, ठीक है। स्त्री केसर का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मादा जनन अंग। क्या कहेंगे? मादा जनन अंग कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई मादा जनन अंग में कौन कौन से अंग आते हैं, तो याद रखिएगा, वर्तिकाग्र सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? वर्तिका आता है, फिर क्या आएगा? अंडाशय आएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से कुछ है। यहाँ पे आपको कोशिकाएं मिल सकती है, ठीक है। इधर आपको कोशिकाएं मिलेंगी जो क्या करती हैं? निषेचन क्रिया में सहयोग करती हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम ये छोटी सी चीजें समझते हैं कि जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग में क्या क्या होती है? वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा और अंडाशय होगा, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है स्त्री केसर,
क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये आपके क्या है, मादा जनन अंग कहलाएंगे। अभी हम अगर बात करें, ये जो आपकी है, ये आपकी क्या हो जाती है, पंखुड़ी है। ठीक है, ये क्या है, पंखुड़ी। पंखुड़ी मतलब जो पुष्प की जो पत्तियों की बात करें, जो पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं, जो अलग अलग रंग की होती है, कोई जैसे गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में भी कई रंग होते हैं, जिस रंग का फूल होता है उसी रंग की ये पंखुड़ियां होती हैं ज्यादातर। ठीक है, अभी हमने इसकी बाह्य संरचना की बात की, ये अंडाशय, ठीक है, बाह्यतल, और ये पंखुड़ी और स्त्री केसर। ठीक है, हमने इसकी बात की। अभी हमको नर जनन अंग की बात करें, तो नर जनन अंग की बात करें तो ये भी दो भागों में बटा हुआ होता है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां से लेके, ये जो आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है, यहां से लेके ये जहां से लगा हुआ यहां तक की संरचना को कहते हैं तंतु। क्या कहेंगे, तंतु कहते हैं। और ये जो एक गोलाकार संरचना, इस गोलेकार संरचना को ही क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे, इस गोलेकार संरचना को परागकोश। और इसमें एक छोटे छोटे ऐसे दाने के समान कण भरे होते हैं, उस कण को कहा जाता है परागकण। इस कण का नाम परागकण है, और यही परागकण क्या होता है, निकलकर यहां पे आता है। ठीक है, इस पूरी संरचना को, अगर पूरे संरचना की बात करें, ये जो डंठल वाला पूरा संरचना है, इस संरचना को ही कहते हैं नर जनन तंत्र, या नर जनन अंग कहा जाता है, नर जनन का भाग कहा जाता है। और इस नर जनन भाग को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे, पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर के अंगों की बात करें तो सबसे पहले आता है तंतु, फिर आता है परागकोश, परागकोश आएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है परागकण। ठीक, क्या आ जाएगा, परागकोश, परागकण, और एक आपका क्या है, तंतु हो जाता है। ठीक है, बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, जल्दी से बता दीजिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या। ठीक, चलिए, ये हमने बताया, ये क्या है आपका पुष्पासन, ये क्या होगा, पुष्पासन है, ये क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, समझ में। पुंकेसर को ही कहीं कहीं आपको पुमंग मिल जाएगा, पुंकेसर को ही क्या कहते हैं, पुमंग कह सकते हो आप। ठीक है, पुंकेसर को पुमंग कह सकते हैं। ठीक है, कहीं पर पुमंग मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो तंतु है, तंतु को पुतंतु भी कहते हैं, तो याद रखिएगा, पुतंतु। ठीक है, इसी का नाम है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजों में अलग अलग नाम दिए होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे पुतंतु तंतु भी कहा जाता है, और नर जनन अंग को पुंकेसर, पुमंग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में, यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बताइए भाई। चलिए, अब देखते हैं इसके निषेचन के बारे में। ठीक है, इसकी जो निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि निषेचन क्रिया किस तरीके से करता है ये। तो निषेचन क्रिया क्या, देखिए यहाँ पे परागकण, परागकण यहां से निकलता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से परागकण। अब इन सभी में इस तरीके से ऐसे परागकण भरे होते हैं, इस तरीके से इसके अंदर परागकण होंगे। तो ये परागकण क्या करता है, निकलकर इस वर्तिकाग्र में आता है। ठीक, यहां से निकलेगा, निकल के कहां आता है, वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र में बहुत सारे परागकण आते हैं। ठीक, अब परागकोश से, ध्यान दीजिएगा, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक आना, यह परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा, परागण। ठीक है, यानी ये जो क्रिया हो रही है, कौन सी हो रही है, परागण की क्रिया। ठीक, क्या है, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक आ जाना, ये क्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाता है। अब यहां पर बहुत सारे परागकण आते हैं, फिर यहां पर
एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें ये पराग कण जाकर चिपक जाते हैं, और जब पराग कण इसमें आके चिपक जाते हैं तो ये कण बाहर गिर नहीं पाते, और फिर धीरे धीरे ये इसके अंदर ही अंदर यहां से वर्तिका से होते हुए ठीक है पुष्प के अंडाशय में आते। पुष्प के अंडाशय में आने के बाद यहां पर ये जो हमने संरचना बनाई है इसको कहा जाता है अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। ठीक है, इन अंडाणुओं से इनका क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये पराग कण है, पराग कण क्या है? नर जनन का युग्मक, और ये क्या है? मादा जनन का युग्मक, और दोनों मिलकर यहां से पराग कण आया और यहां पर कौन है? अंडाशय और अंडाणु, दोनों यहां पर मिलते हैं और निर्माण करते हैं युग्मनज। किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का यहां पर निर्माण करते हैं। ठीक है, पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र तक चले जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परागण। ठीक है, क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। अगर हम परागण की बात करें तो परागण दो तरीके से होंगे यहां पे। ठीक है, जो परागण है, परागण के दो पार्ट होंगे। ठीक है, पहले पार्ट की बात करें तो पहले में आता है स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण। दूसरे में होता है परपरागण। ठीक, ये परागण कितने टाइप से होंगे? दो टाइप से, एक स्वपरागण और एक परपरागण होगा। ठीक है, स्वपरागण का मतलब क्या है भाई, और परपरागण का मतलब क्या है? परपरागण का मतलब है कि ये पराग कण किसी दूसरे माध्यम से जाकर इसमें चले जाए। किसमें? वर्तिकाग्र में, कोई दूसरा माध्यम। ठीक है, स्वपरागण का मतलब है कि खुद से, ठीक है, खुद से परागण हो जाए, खुद से परागण हो जाए। अब खुद से परागण होगा कैसे, ये भी समस्या है। अब भाई इसका हाथ पैर तो है नहीं कि हाथ पैर है और परागकण पराग कोश से पराग कण को उठा के वर्तिका में डाल दिया वर्तिकाग्र में, ऐसा तो कर नहीं सकता है ना? तो कोई ना कोई माध्यम तो होगा ही कि भाई निषेचन क्रिया करनी है, परागण करना है, तो परागण कैसे होगा? कोई ना कोई तो उसमें होगा ही। ठीक है, तो ये जो स्वपरागण है और परपरागण है ये किस माध्यम से होता है? ठीक, इसके बारे में समझना है हमको। चलिए, कोई देखिए यहां पर ना, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, हवा वगैरह चलती है तो उस विधि से हो जाता है। ठीक है, परपरागण क्या है भाई? इसमें तो बहुत सारे पार्ट आते हैं परपरागण में। आप पक्षी देख सकते हो। ठीक है, पक्षियों के माध्यम से पक्षी पुष्प पर बैठते हैं। ठीक है, परागकण उनके पंजे उंजे में लगकर वहां पर चले जाते हैं, तो पक्षी के द्वारा। ठीक है, और मानव भी विशेष है, गाना गाते हुए बढ़िया से हाथ लहराते हुए फूलों से चल रहे हो और फिर अब पता चला आपके हाथ से परागकण आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो परपरागण ये मुख्यतः कितने प्रकार से होंगे? दो परागण जो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? स्वपरागण और एक कौन सा हमने बताया? परपरागण हमने बताया। ठीक है, तो परपरागण में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जल भी आ सकता है आपका, वायु भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, इसके बाद क्या होगा? निषेचन। दोनों यहां पर आके मिलेंगे। कौन मिलेगा? अंडाणु और परागकण दोनों आकर मिलते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा? युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मनज का निर्माण होता है यानी कि यही क्या कहलाता है? निषेचन क्रिया। ये क्या कहलाएगा? निषेचन क्रिया कहलाता है। ठीक है, दोनों का ही मिल जाना है यहाँ पर। जब परागकण और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है, ये क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ठीक है, निषेचन पूर्व कुछ परिवर्तन होते हैं, निषेचन के बाद पुष्पों में कुछ परिवर्तन होंगे, और विशेष तो उस परिवर्तन की बात कर लेते भाई, कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं हमने जिनकी इसमें बात की है अभी। ठीक है, उसके बारे में समझ लेते कौन कौन सी चीजें हैं जो परिवर्तित होती हैं। पहला एक तो आपका आता है बाह्य दल। ठीक है, कौन सा? बाह्य दल है। ठीक है, दूसरा कौन आएगा? एक आपका दल होता है। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा आपका पुंकेसर होगा। ठीक है, पुंकेसर है। अब चौथे की अगर बात करें तो चौथा कौन सा होगा भाई? चौथा आपका आ जाएगा वर्तिकाग्र। ये भी जरूरी है, वर्तिकाग्र।
पांचवें की बात करें तो पांचवा अंग कौन सा, वर्तिका, वर्तिका है। और छठवें की बात करें तो क्या है, अंडाशय। ठीक है, ये इतनी चीजें। अब इनमें कुछ परिवर्तन होते होंगे। जब निषेचन क्रिया होती है तो निषेचन क्रिया के बाद यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता होगा निषेचन होने के बाद, क्योंकि जब निषेचन क्रिया होती है तो माफ करिएगा, कौन से परिवर्तन होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर हम बाह्य दल की बात करें तो निषेचन के बाद ये क्या होता है, मुरझाकर गिर जाता है। ठीक है, मुरझाकर गिर जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, मुरझा के गिर जाएगा। निषेचन क्रिया होगी तो जो बाह्य दल है सबसे पहले ही ये क्या करेगा, मुरझाकर गिर जाता है। उसके बाद दल की बात करें तो ये भी क्या होगा, मुरझा के गिर जाएगा। ठीक है, मुरझा के गिर जाता है, ये भी मुरझा के गिर जाएगा। ठीक है, पुंकेसर की बात करें, पुंकेसर भी गिर जाता है भाई, पुंकेसर गिर जाता है, सूख जाएगा, सूख कर पुंकेसर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अभी हमने बात की ना पुंकेसर की, ये पुंकेसर में तीनों आ जाते हैं, ध्यान देना, कौन से, परागकोश, परागकण और तंतु। जैसे ही निषेचन क्रिया हुई वैसे ही ये चीजें शुरू हो जाती है मुरझाने की क्रिया। तो सबसे पहले पंखुड़ी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दल, दल ये मुरझाकर गिर जाएगा। फिर बाह्य दल तो चला ही जाता है, बाह्य दल भी मुरझाकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर भी मुरझा के गिर जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र की बात करें तो वर्तिकाग्र भी सूख कर गिर जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, सूख कर गिर जाता है। वर्तिकाग्र यानी ये वाला जो पार्ट है ये सूख कर बिल्कुल से क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, वर्तिका की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, मुरझा जाती है वर्तिका भी। अंडाशय क्या हो जाएगा, अंडाशय आपका क्या होगा, ये फल में बदल जाता है। ठीक है, किसमें, फल में बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसमें बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, बताइए जल्दी फट से, बात समझ में आई, किसमें, फल में बदल जाएगा। ठीक है, अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फल में बदल जाता है। ठीक है, एक आता है बीजांड आपका। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि भाई बीजांड का क्या होता है, तो बीजांड आपका बीज में बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसमें, बीजांड किसमें बदलेगा, बीज में बदल जाता है। ठीक है, अंडाशय भित्ति, ये जो अंडाशय है इसके बाहर एक भित्ति होती है, तो अंडाशय भित्ति की बात करें तो अंडाशय भित्ति की बात करें तो ये बन जाती है फल भित्ति। कौन सी भित्ति बन जाएगी, फल भित्ति बन जाती है। ठीक है, समझ में आया, बताइए, ये समझ में आया आपको। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ये जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, एक बार हम यहां से फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जो निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बाह्य दल है मुरझाकर गिर जाएगा, दल मुरझाकर गिर जाता है, पुंकेसर मुरझा के गिर जाता है, वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाएगा, वर्तिका भी सूख कर गिर जाती है। एक ही ऐसा है जो अंडाशय, अंडाशय क्या हो जाता है भाई, फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। बीजांड की बात करें तो बीजांड बीज बन जाता है, बीजांड क्या बन जाएगा, बीज बन जाता है। और अंडाशय की बात करें, अंडाशय भित्ति की बात करें तो अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।